वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस। आप सभी को पता है मैं क्या लेकर के आया हूँ आपके लिए। क्लास 10th साइंस का अनसॉल्व है, सीए 2022 सेट नंबर 3 है और बायोलॉजी का सेट ये दिया गया। ठीक है, सेट नंबर 3 है आपका बायोलॉजी। अब आपको पता ही है 20 नंबर की केमिस्ट्री है और ये 25 नंबर का तुम्हारे पास में बायोलॉजी का है। 25 नंबर बायोलॉजी, 25 नंबर फिजिक्स। ठीक है, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं जो फिजिक्स है वो 25 नंबर की है, जो बायोलॉजी है आपके पास में वो 25 नंबर की है और जो केमिस्ट्री आपके पास आती है वो 20 नंबर की आती है। जोड़ लो, टोटल 70 नंबर आपके हो जाते हैं। ठीक है, ये 70 नंबर में आपको खेलना है। 70 बाई 70 ये क्लासेस जो चल रही हैं आपकी, ये 70 बाई 70 चल रही हैं। आपको केमिस्ट्री का भी अनसॉल्व दिया जा रहा है, फिजिक्स का भी अनसॉल्व कराया जा रहा है और केमिस्ट्री का भी अनसॉल्व कराया जा रहा है और बायो का भी अनसॉल्व कराया जा रहा है। कल आपकी जो क्लास थी वो केमिस्ट्री की क्लास मिली थी, आज आपको बायोलॉजी का मिलेगा। ये सेट नंबर 3 है आपके पास में। उस सेट का नाम आपके पास में है BL। ठीक है, ये सेट जो है आपके पास में ये BL है। कौन सा? BL वाला सेट देखना, इसका पार्ट नंबर 3 देखना, जीव विज्ञान लिखा होगा आपके पास में और उठा लेना। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया गया है, जो पहले का दिया गया है आपको 9 का। ठीक है, 9 का वाला देखना। इधर हम साइड में लिख रहे हैं कि 9 के का में क्या दिया गया है आपको। कह रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। मानव में जो गुणसूत्र हैं उसमें कितनी संख्या होती है? 42, 44, 46, 48। तो तुम्हें पता है कि मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़े। अब जोड़े का मतलब समझते हो कि हर में 2 होते हैं। ठीक है, तो 23 दूना कितने हो जाते हैं? 46 गुणसूत्र आपके पास हो जाते हैं। ठीक, गुणसूत्र। अब थोड़ा सा इसके बारे में और हम बताएंगे। जो मानव होता है, मनुष्य की अगर हम बात करें, और एक आपके पास में नर होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि नर की बात करें और मादा की बात करें। ठीक है, तो नर में जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं और जो मादा में होते हैं वो XX होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखो जोड़ा है यहाँ पे, 2 यहाँ पे हैं, जोड़े ही तो हैं। यहाँ पर भी देखो जोड़ा है तुम्हारे पास में। ठीक है, जब X और X मिलता है गुणसूत्र, तब तुम्हारे पास में जब X और X का मिलता है तब लड़की का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लड़की का। और जब X और Y मिल जाता है तब लड़के का निर्माण होता है। ठीक है, ये भ्रूण में तुमको पाए जाते हैं, लड़की और लड़के ऐसे बनते हैं आकर के। ठीक, तो गलती इसमें मादा की नहीं है, गलती नर की होती है। ठीक है, तो ये तो तुम्हें पता ही है कि जब लड़कियां लड़कियां होने लगे तो समझ जाओ कमी किसके अंदर आ रही है? मनुष्य के अंदर कमी है। ठीक है, लेडीज की इसमें कोई गलती नहीं होती है। तो ये बात समझ गए। 9 के काम पूछ रहा था तुमसे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 23 जोड़ी नहीं लिखा है, उसको डबल कर देना। 23 दूना कितना हो जाता है? 46। तो ये इतने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नर में XY होता है, मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? नहीं है तुमसे पूछा गया है। 9 का जो खा वाला क्वेश्चन है। ठीक, 9 के खा वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है तुमसे कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन, स्त्री का पूछ रहा है। ठीक है, मादा जनन अंग कह रहा है नहीं है, मादा जनन अंग नहीं है। तो तुमको बता देना है अंडाशय स्त्री में पाया जाता है, गर्भाशय स्त्री में पाया जाता है, डिंबवाहिनी ये भी स्त्रियों में पाई जाती है। एक चीज़ आपके पास में आती है शुक्रवाहिका। क्या होता है? शुक्रवाहिका। क्या होता है ये? शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका जो हमारे पास में होती है ये एक नली का नाम है जो मनुष्य में पाई जाती है। इसमें शुक्राणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु। शुक्रवाहिका एक नली का नाम होता है। ठीक है, और इसमें पाए जाते हैं शुक्राणु। ठीक है, तो ये एक मनुष्य का है, ना कि मादा का। ठीक, यही तुमसे पूछा था कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग तुम्हारे पास में शुक्राणु नहीं है। शुक्राणु मनुष्य का है, नर का है, ये मादा का नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आ गया क्वेश्चन आपके पास में गा वाला। देखो 9 का गा में क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तुमको पता है कि मैंने मेंडल का उस दिन एक नियम तुमको समझाया था, याद है किसी को? मेंडल का प्रभाविता का नियम समझाया था। किस किस को याद है? कौन बताएगा कि सर मुझे याद है? मेंडल का मैंने कहा था
कि एक स्मॉल टी ले रहे थे, इधर कैपिटल टी ले रहे थे, ठीक है। तो इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे थे तो टी आ रहा था, इसकी जब मल्टीप्लाई करा रहे थे तो टी आ रहा था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, उल्टा बना दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैंने कराई थी तो याद है तुम लोगों को मेंडल के प्रभाविता का नियम, किस किस को याद है बताओ, कौन कौन बताएगा मेंडल के प्रभाविता का नियम, ठीक है। एक कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे बना रहे थे ना हम। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस करा रहे थे तो कैपिटल टी आया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराया था तो स्मॉल टी आया था, फिर इसका मैंने कराया था और फिर इसका कराया था। ऐसे किस किस को याद है, ये मेंडल का प्रभाविता का नियम था। कौन सा? प्रभाविता का नियम था। अब मैंने कहा था कि ये शुद्ध लंबा था, ये शुद्ध लंबा था, तो ये दोनों जो मिलेंगे आकर के बिल्कुल प्योर लंबे होंगे। क्या होंगे? प्योर लंबे होंगे। इनमें एक लंबा है और एक बौना है, ठीक है। तो ये अशुद्ध लंबे होते हैं, ये अशुद्ध लंबे होते हैं और ये प्योर बौने होते हैं आकर के। वही चीज़ यहाँ पर तुमसे पूछी है कि निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। स्मॉल टी 2 बार लिखा है, फिर टी और टी लिखा, टी लिखा और फिर आर लिखा है। तो ये वाले जो होते हैं ये शुद्ध होते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो ऑप्शन में तुम्हें टिक करना है कैपिटल आर और आर, ये वाला आपके पास में ऑप्शन सही होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। घा वाला पार्ट देखो इसी में लिखा है, हम इधर सब लिखे दे रहे हैं। 9 का घा वाला पार्ट ऑब्जेक्टिव है, समझा रहे हैं तुम्हें। कह रहा है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। जो पादप होते हैं, पादप मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे पास में, उन्हीं को हम पादप बोलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जाइलम का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना। क्या होता है? जल का संवहन करना। ये जल का संवहन करते हैं, जल का संवहन करना, ठीक है। ये पादप में काम होता है जाइलम का, इतना याद रखेंगे। जल में क्या काम रहता है? पादप का पादपों में जाइलम का क्या कार्य रहता है? तो ये जल का संवहन करना काम रहता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, ठीक। नो डाउट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता दिया करो, वैसे डाउट मैं रखता नहीं हूँ, सारे क्लियर कर देता हूँ, ठीक। अब ये हो गए तुम्हारे पास में जो भी ऑब्जेक्टिव थे, ये सारे हो गए हैं। अब आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन पे। अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखो लिखा हुआ है 10 का कि मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। कि मेंडल के आधार पर जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं और जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, इनको आपको समझाना है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को समझाना बता सकते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है प्रभावी लक्षण, ठीक। ये 10 का दिया गया है। प्रभावी लक्षण क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो क्या लिखा है कि युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण, युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण। युग्म विकल्पी का मतलब समझते हो कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, या कैपिटल टी या स्मॉल टी ऐसे तो मिलता था, तो यही युग्म विकल्पी कारक हमारे पास में है। तो युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण जो समयुग्मजी हो, चाहे विषम युग्मजी हो। समयुग्मजी, सम मतलब समान, ठीक है, समान युग्म होना चाहिए, और विषम युग्मजी का मतलब अलग अलग युग्म होना चाहिए। तो समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है, ठीक। अब देखो ये बात करें तो ये समयुग्मजी हैं और इनकी बात करें तो ये विषम युग्मजी हैं, क्योंकि एक लंबा है, शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बौना है। इसमें दोनों शुद्ध लंबे हैं, इसमें दोनों शुद्ध बौने हैं तुम्हारे पास में। तो यही बात आती है कि समयुग्मजी और विषम युग्मजी, ये विषम युग्मजी है और ये समयुग्मजी है। यही बात बताई गई है कि युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण जो समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है, दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण। जैसे F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, जैसे हमने अगर क्रॉस कराया, मेंडल ने जब मटर के पौधे पर जब क्रॉस कराया था तो देखा था कि जैसे एक शुद्ध पौधा लिया लंबा, एक शुद्ध बौना लिया, तो शुद्ध
हमें लंबा मिल रहा था, तो ज़रूरी नहीं कि F1 पीढ़ी में होना चाहिए, वो F2 पीढ़ी में उभर करके आएगा, F3 पीढ़ी में उभर करके आएगा। कहीं ना कहीं वो अपना लक्षण दिखाए, वो दब जाता है, लक्षण वो दबेगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पीढ़ी में वो लक्षण उभर करके सामने आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे पौधे का लंबापन, पुष्प का लाल रंग। अब पौधे का लंबेपन की बात करें तो ये शुद्ध लंबा है, तो ये एक पीढ़ी में तो हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि दूसरी पीढ़ी में भी ये शुद्ध लंबाई हो जाए, हो सकता है वहाँ पे शुद्ध बौना हो जाए आकर के, ठीक है, या अशुद्ध हो जाए। इतनी बात समझ में आई। तो ये था इसका एग्जाम्पल। अब अप्रभावी लक्षण को समझो क्या होता है इसके। ये जो अप्रभावी लक्षण है, तो अप्रभावी लक्षण ये है कि वह लक्षण जो केवल समयुग्मजी स्थिति में प्रदर्शित होता है। समयुग्मजी की मतलब बात करें तो ये या तो फिर ये, ठीक है, या तो शुद्ध लंबे ही होंगे या तो शुद्ध बौने ही होंगे आकर के। तो वह लक्षण जो केवल समयुग्मजी स्थिति में प्रदर्शित होता है तथा विषम युग्मजी अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, ठीक है, विषम युग्मजी अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, ठीक है, जैसे बौनापन, पुष्प का सफ़ेद रंग आदि। ये इतनी बात हो गई तुम्हारे पास में कि मेंडल का प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बारे में। कोई अगर डाउट है तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैं अनसॉल्व तुम्हें सॉल्व करा रहा हूँ, तो थोड़ा स्पीड में तो काम करना ही होगा, ठीक, इतना आपको नोट कर लेना है। अब देखो आगे लिखा है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो ये जब मैं तुम्हें सेट फर्स्ट करा रहा था उसी में मैंने लिख करके पूरा आपको समझाया था कि भोजन में लार की क्या भूमिका रहती है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट हुआ है तो नहीं कराएंगे, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, ठीक है। इसको आप पीछे वाली प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सेट फर्स्ट होगा बायोलॉजी का, देख लेना, वहाँ पर कराया है मैंने कि भोजन में लार की भूमिका क्या होती है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में है कि पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख करना है पौधों में वात रंध्रों की, ठीक है। तो पौधों में वात रंध्र बोले चाहे रंध्र बोले, बात एक ही होती है हमारे पास में। पौधों में रंध्रों की उपयोगिता लिखें या हम पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता के बारे में बताएं, तो लिख करके समझाएं या तुम्हें ऐसे समझा दें, ठीक है, जैसा तुम लोग बोलोगे हम वैसा बताने के लिए तैयार हैं, ठीक। तो अब हम आगे लिख रहे हैं, तुमको लिख करके बता रहे हैं, ठीक है, लिखने से ज़्यादा समझ में आता है तुम लोगों को। तो वात रंध्रों को समझो क्या होता है, ठीक। उपयोगिता लिखनी है, खाली तुम्हें बता देना है कि कहाँ से ये क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझा देना है, बस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम तो आ जाएंगे। देखिए आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, समझ लेना है। क्वेश्चन था कि पादपों में जो रंध्र होते हैं, वात रंध्र होते हैं, उनकी क्या उपयोगिता होती है। तो पहले वात रंध्रों को समझो कि जो हमारे पास में पत्तियां होती हैं उसमें छिद्र टाइप के होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, रंध्र वगैरह होते हैं। थोड़ा ये वाष्पोत्सर्जन में सहायक रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की जो विनिमय क्रिया होती है उसमें इनकी उपयोगिता बरकरार रहती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया में ये सहायक होते हैं या वाष्पोत्सर्जन में ये सहायक होते हैं। ये याद रखना है तुम्हें, मैंने लिख दिया है, आपको समझा रहे हैं क्या रहा पौधों में रंध्र की उपयोगिता क्या होती है। तो रंध्र मुख्य रूप से पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। रंध्र क्या है, पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र में दो अर्धचंद्राकार सेम के बीज के आकार की द्वार कोशिकाएं तथा मध्य में एक रंध्रीय गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रंध्रीय गुहा पाई जाती है। दिन के समय रक्षक कोशिकाओं की CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त हो जाने के कारण इनका माध्यम क्षारीय हो जाता है। दिन में क्या रहता है कि सूर्य निकलता है, सूर्य का प्रकाश निकलता है, तो ये पर्णहरिम की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये सूर्य का प्रकाश इनकी पत्तियों पर पड़ता है आकर के क्लोरोफिल की, जो क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। तो ये दिन में जो इनका CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त हो जाने के कारण इनका माध्यम कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो कभी भी तुमसे दिन में पूछे कि दिन में जो रंध्र होते हैं इनका माध्यम कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। अच्छा, रात्रि में तो ये क्रिया होती नहीं है, सूर्य निकलता नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो जब इनका रात्रि में जो माध्यम होगा वो अम्लीय हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाने से इनका माध्यम अम्लीय हो जाता है। ये मैंने देखो लिखा है यहाँ पे कि रात्रि में क्या होता है, इनका CO2 जो है
कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बढ़ जाती है, तो इनका माध्यम अम्लीय हो जाता है तुम्हारे पास में। ये वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। दूसरा आप भी और भी लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। चाहो तो लिख लो कि प्रकाश संश्लेषण, लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लेना कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं, तथा श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं, श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। ये इस बार पूछा जाएगा तुमसे, सहायक होते हैं, ठीक है। 100% आपके पास में आएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर लेना है, रट लेना है, ना याद हो रट लो, समझ लो, कैसे भी जैसे भी चले मन वैसे तुम्हें करना है, ठीक है। ओवरऑल तुम्हें रटना तो है ही है। उपयोगिता इतनी याद रखना है कि वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्या है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। समजात तथा समरूप अंगों को कह रहा है कि उदाहरण देकर समझाइए। तो कौन कौन बताएगा कि समजात क्या होते हैं और समरूप क्या होते हैं? कौन कौन मुझे बताएगा? समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाना है, लिख करके बताएं या ऐसे ही बताएं तुम लोगों को। समजात, सम मतलब समान, जात मतलब जात। जिनकी जात कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, वो समजात होंगे। समरूप, समरूप का मतलब जिनके रूप क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, और समान रूप वाले समरूप कहलाएंगे, समान जात वाले समजात कहलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग आप लगाएंगे समजात। क्या हेडिंग लगाएंगे आप सभी लोग? समजात, ठीक है। तो समजात में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। समजात में क्या होगा तुम्हारे पास में कि ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हों। ऐसे अंग हम लिखे दे रहे हैं, ऐसे अंग जो संरचना, ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में समान हों, उत्पत्ति में समान हो, ठीक है। उत्पत्ति में क्या हो? समान हो। इनके कार्य जो होंगे वो अलग अलग होंगे, कार्य क्या होंगे? भिन्न होंगे, ठीक है। ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में समान होने चाहिए, ठीक है। ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य में भिन्न हो। आगे लिख लो, लेकिन कार्य में भिन्न हो, लेकिन कार्य में भिन्न हो, कार्य में भिन्न हो। क्या कहलाएंगे? समजात अंग कहलाएंगे, समजात अंग कहलाते हैं। ये लिख लेना है तुमको, ठीक। क्या मैं बोल रहा हूँ समझो फिर से। मैंने कहा कि ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में समान होने चाहिए, उनकी संरचना उनकी उत्पत्ति एक जैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, लेकिन कार्य में भिन्न हों, कार्य उनके भिन्न भिन्न होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? समजात अंग कहलाएंगे, ठीक है। इनकी जो समानता होती है, ठीक है। आगे अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इनकी समानता, इनकी समानता क्या कहलाएगी? समजात है तो क्या कहलाएगा? कौन बताएगा कि इनकी जो समानता है वो क्या कहलाएगी? समजातता कहलाती है। इनकी समानता समजातता कहलाती है, ठीक है। समजातता कहलाती है। ये इतना मैंने तुमको बता दिया है। अब जैसे कि बात करें कि सर इसका उदाहरण, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए, तो उदाहरण में अगर हम बात करें तो सील के फ्लीपर घोड़े की अगली टांगें दौड़ने के लिए होती हैं और मनुष्य के हाथ वस्तुओं को उठाने के लिए होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखना चाहना तो लिख लेना कि घोड़े की अगली टांगें, घोड़े की अगली टांगें दौड़ने के लिए, काहे के लिए आती हैं काम? घोड़े की जो होती हैं टांगें वो दौड़ने के लिए, दौड़ने के लिए, लेकिन मनुष्य के हाथ, इनकी समरूप एक जैसे समजात, एक ही संरचना एक जैसी होगी, उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। लेकिन मनुष्य के हाथ सामान उठाने के लिए होते हैं, ठीक है। सामान उठाने के लिए होते हैं, उठाने के लिए होते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक। फिर बात आ जाएगी समरूप की,
कि समरूप क्या होते हैं सर, ये भी बता दीजिए कि सर समरूप अंग क्या होते हैं। तो समरूप अंग की बात समझ लो, बहुत आसान है, समरूप अंग भी बहुत आसान है तुम्हारे पास में। इसको समझना है कि समरूप अंग ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होने चाहिए। जस्ट इसी का उल्टा कर देना है तुम्हें कि ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न हो, उत्पत्ति में भिन्न हो, कैसे होने चाहिए, उत्पत्ति में भिन्न हो। ठीक है, ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होने चाहिए, बट इनके जो कार्य होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। दिख रहा है सभी को कि नहीं दिख रहा है? ठीक, इनके जो कार्य होंगे वो कार्य समान होंगे, लेकिन कार्य समान होते हैं, लेकिन कार्य समान होते हैं, कार्य समान होते हैं। ठीक, कार्य कैसे होंगे, समान होते हैं। ठीक है, मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को। कार्य इनके क्या होंगे, समान होते हैं। जैसे कीट, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे में अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कीट, पक्षी, चमगादड़ के पंख उड़ने का काम करते हैं। काहे का काम करेंगे, उड़ने का काम करते हैं, उड़ने का काम करते हैं। ठीक, ये जैसे में आप सभी लोग लिख सकते हैं, परंतु मूल संरचना तथा उत्पत्ति इनकी भिन्न होती है। इनकी जो मूल संरचना और जो उत्पत्ति होगी वो क्या होगी, भिन्न होगी, लेकिन इनका काम कीट के हो, चाहे पक्षी के हो, चाहे चमगादड़ के हो, इनके कार्य समान है कि ये तीनों क्या करते हैं, उड़ने का ही काम करते हैं आकर के। तो समरूप अंग ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, लेकिन इनके कार्य समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाएं। देखो कहीं समरूप लिखा हो या समवृत्ति आ जाए तो कभी कंफ्यूज मत होना, समरूप और समवृत्ति दोनों एक जैसी, एक ही नाम है, बस नाम अलग अलग दे दिए गए। ठीक है, काम दोनों का एक ही आपके पास में है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि को आपको समझाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तब तक खोलो, सभी लोग खोल के बैठेंगे आराम से, सभी लोग खोलो, तुरंत खोल के बैठ जाओ। ठीक है, पूछा गया है तुमसे कि पौधों में जल का संवहन, पौधों में जल का संवहन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। पूरा क्रियाविधि को समझाना है तो हम बोल रहे हैं, देखो जो मूल रोम होते हैं हमारे पास में, उन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लिख के थोड़ा सा बहुत तुम्हें समझा सकते हैं, बाकी क्वेश्चन लॉन्ग है तो इसको हम सब बोल देंगे, समझ लेना है आपको, समझा देंगे, बाकी आप लोग लिख लेंगे अपने आप से। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाना है तुम्हें। ठीक है, देखो दो प्रकार से होता है। ठीक, पहली चीज़ तो समझो कि जो पौधे होते हैं या पादप बोले, ठीक है, पादपों में कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज मत हुआ करो, पादपों में जल का परिवहन, जल का परिवहन। ठीक, पादपों में जल का परिवहन ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होगा, दो प्रकार से, दो प्रकार से। ठीक है, पादपों में जल का परिवहन दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा, नंबर एक मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, नंबर एक हमारे पास में आ जाता है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, जल का अवशोषण, मूल रोमों द्वारा हम जल का अवशोषण करते हैं। और दूसरा हमारे पास में जो होता है वो जड़ में जल का संवहन होता है। क्या होता है, जड़ में जल का संवहन, जड़ में जल का संवहन, जड़ में जल का संवहन। ठीक है, ये दो कारण होते हैं हमारे पास में। पादपों में जल का जो परिवहन होता है वो दो प्रकार से होते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। तो आप लोग याद रखेंगे कि पादपों में जो जल का परिवहन होता है वो दो प्रकार से होता है। नंबर एक मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण और नंबर दो जड़ में जल का संवहन। ठीक, तो बात आ जाती है कि सर मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है, तो भूमि में जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। जो भूमि होती है हमारे पास में, ठीक है, ये भूमि में कहाँ पे होगा, ये भूमि में जल का अवशोषण, जल का अवशोषण
जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? मूल रोमों द्वारा होता है, मूल रोमों द्वारा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो भूमि में जल का अवशोषण होता है वो मूल रोमों द्वारा होता है। आपके पास में मूल रोम मृदा कणों के बीच फंसे रहते हैं। जो मूल रोम होते हैं, जो मूल रोम है, ये जो मूल रोम है ये मृदा कणों में क्या रहते हैं? फंसे रहते हैं, मृदा कणों में फंसे रहते हैं, मृदा कणों में फंसे रहते हैं। ठीक है, मृदा कणों में फंसे रहते हैं, ये सब तुमको याद रखना है। सबसे पहले देखो कैसे लिखेंगे आप, लिखने का तरीका है, हम बोल रहे हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हेडिंग लगाएंगे मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण। मैंने बता दिया है कि भूमि में जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। इसमें होता क्या है कि मृदा में कण जो रहते हैं वो फंसे रहते हैं, इसी से वो अपना धीरे धीरे ऑक्सीकृत हुआ करते हैं। ठीक, तो लिखना चाहो तो लिख लो कि भूमि में जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। ठीक, और मूल रोम मृदा कणों के बीच फंसे रहते हैं। जो मूल रोम होते हैं वो मृदा कणों के बीच क्या रहते हैं? फंसे रहते हैं, एवं कोशिका जल के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ रहेंगे? मृदा कणों में फंसे रहेंगे और ये कोशिका के बीच में संपर्क में रहते हैं, कोशिका के संपर्क में रहते हैं। किसके संपर्क में रहते हैं? ये कोशिका के संपर्क में रहते हैं। ठीक, आगे लिख लो कि प्रत्येक मूल रोम के मध्य में एक बड़ी धानी होती है। क्या होगी? एक कोशिका के संपर्क में रहते हैं और जो प्रत्येक मूल रोम रहता है उसके बीच में एक बड़ी सी धानी लगी रहती है। बड़ी धानी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? बड़ी धानी रहती है, धानी होती है, जिसके कोशिका रस में खनिज लवण, शर्करा व कार्बनिक अम्ल घुले रहते हैं, जिसके कारण शर्करा, कार्बनिक अम्ल जो भी हैं वो सब क्या रहते हैं? घुले रहते हैं आपके पास में। ठीक है, फिर लिखना कि जड़ में जल का संवहन, इस वाले को लिख लेना आकर के कि जड़ में जल का संवहन कैसे होता है। तो जल का मूल रूम में जैसे जैसे प्रवेश होता है, जड़ का मूल रूम में जैसे जैसे प्रवेश होता है, ठीक, इसके कारण स्फीत दाब बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? जैसे जैसे ये कण मूल रोम में प्रवेश करते हैं तो उनका जो स्फीति दाब होता है वो बढ़ जाता है। स्फीति दाब, यहाँ पर स्फीति दाब क्या होगा? बढ़ जाता है, इनका स्फीति दाब बढ़ जाता है। ठीक है, स्फीति दाब क्या होगा? बढ़ जाता है, एवं जल कॉर्टेक्स वल्कुट की कोशिकाओं में पहुँचने लगता है, जिसमें कॉर्टेक्स की कोशिकाएं पूर्णतया स्फीति हो जाती हैं। ठीक, और इनका लचीली भित्तियाँ कोशिकाओं के अंतःद्रव्य पर दबाव डालती हैं। ठीक, ये था जड़ के संवहन में। ठीक है, मूल रोम का जड़ का संवहन था आपके पास में। तो इतना मैंने तुमको बता दिया कि कैसे आपको ये करना है, और ये ध्यान भी रहना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि करेंगे आप तभी आप बना पाएंगे, वरना आप बना भी नहीं पाएंगे। और इसका जो चित्र है वो बना लेना सभी लोग। जड़ में संवहन का स्वचित्र आपको बनाना है। ये देखो आपके स्क्रीन पे आएगा और वहीं से आपको बना लेना है। ठीक है, हम स्क्रीन पे लगा देंगे कि कैसे बनाना है। यहाँ पे बनाने में बहुत टाइम लगेगा तो आपका टाइम स्पेंड होगा, तो हम टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते, हम बना देंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, देख करके उसको बना सकते हो, आप स्टॉप करके बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। पौधों में हो गया। अब देखो 11 का जो खा वाला था, 11 का खा वाला क्वेश्चन दिया गया है तुमको। कह रहा है कि हृदय क्या है। ये कह रहा है कि हृदय क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। तो हृदय तो सभी को भैया पता होना चाहिए, ठीक, कि हृदय क्या होता है। पहली चीज़ तो आपको हृदय का बनाना है। वो कह रहा है कि संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। तो हृदय भैया किस किस को नहीं आता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास में। ठीक है, मनुष्य का हृदय जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पंप के रूप में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, कौन बताएगा इसको? बताओ तो भाई, बना के बताएं कि यह मानव शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। हृदय सभी को पता है, हृदय जो होता है यह मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, यह मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। हृदय जो होता है ये मानव शरीर का महत्वपूर्ण क्या होता है? अंग होता है। ठीक है, जो विशेष प्रकार की हृदय पेशियों के द्वारा बना रहता है, जो विशेष प्रकार की हृदय पेशियों से बना रहता है, विशेष प्रकार की हृदय
पेशियों से बना रहता है, विशेष प्रकार की हृदय पेशियों से बना रहता है। ठीक, इतना तो मैंने तुमको बता दिया, बना रहता है। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर टिक कर लेना। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका चित्र उत्र तुम्हें हर एक चीज़ आनी चाहिए। यह मानव शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जो विशेष प्रकार की हृदय पेशियों से क्या रहता है, बना रहता है, जो जीवन पर्यंत रुधिर परिसंचरण का कार्य करता है। ठीक है, जो जीवन पर्यंत ये करता क्या है, जीवन पर्यंत, ये जीवन पर्यंत रुधिर का परिसंचरण करता है, रुधिर का परिसंचरण करता है। क्या बात है, रुधिर का परिसंचरण करता है जीवन पर्यंत। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक ये रुधिर का क्या करता रहता है, परिसंचरण का कार्य करता रहता है। ठीक है, और अब बात आ जाती है कि मानव में जो तुम्हारे पास में है कि मानव जो है कि हृदय का जो है वो पंप के से कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य करेगा, पंप से आपको समझाना है कि पंप से ये कैसे कार्य करेगा करके। तो हृदय पंप की भांति कार्य करता है। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे कि हृदय पंप की भांति कार्य करता है। हृदय यहाँ लिख लेना है आप सभी को कि हृदय पंप की भांति कार्य करता है, हृदय पंप की भांति कार्य करता है, कार्य करता है। कैसे कार्य करता है हृदय जो है वो पंप की भांति कैसे कार्य करता है, कौन बताएगा इसको, बताओ भैया। यह रुधिर को ग्रहण कर दबाव के साथ उसे अंगों की ओर भेज देता है। यह रुधिर को, जो रुधिर होता है, रुधिर का मतलब समझते हो ना सभी लोग कि रुधिर क्या होता है, रुधिर को हम खून बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, खून जिसको बोलते हो, ये रुधिर होता है हमारे पास में। ये लाल रंग का होता है आपके पास में, किसके कारण ये लाल रंग का हो जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यह रुधिर को ग्रहण करके रुधिर को क्या करता है, ग्रहण करता है और दाब लगा करके क्या लगाएगा, प्रेशर बना देता है। ठीक है, दबाव के साथ उसे अंगों की ओर भेज देता है, जहाँ जहाँ उसको भेजना होता है सभी जगह उसको क्या कर देता है, भेज देता है। यह नियमित, सतत एवं जीवन पर्यंत काम करता रहता है। यह नियमित, ठीक है, नियमित, डेली डेली, ये नहीं कि तुम जैसे लोगों के लिए कि पढ़ाई 1 घंटा कर ली अब नहीं करना है। ठीक, ये जीवन पर्यंत काम करता रहता है, नियमित कार्य करता रहता है। इसे हृदय की पेशियों के सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन एवं फैलने की अनुशिथिलन कहते हैं। इससे जो हृदय की जो पेशियाँ होती हैं जो सिकुड़ती हैं, ठीक है, सिकुड़ती हैं तो संकुचलन बोलते हैं, और जब फैलती हैं तो शिथिलन बोलते हैं। ठीक है, अनुशिथिलन कहते हैं। आलिंद के बाद निलय सिकुड़ते हैं तथा निलय के बाद आलिंद, आलिंद के बाद में निलय सिकुड़ेगा और निलय के बाद में आलिंद। यह क्रिया लगातार अनवरत चलती रहती है। इस प्रकार फैलने सिकुड़ने की क्रिया से एक हृदय स्पंदन बनता है। क्या बन जाता है, हृदय स्पंदन बनता है। अर्थात प्रत्येक हृदय स्पंदन में हृदय पेशियों को एक बार प्रकुंचन तथा एक बार अनुशिथिलन अवस्था में आना होता है। ठीक है, ये इसी प्रकार से पंप के रूप में कार्य करता रहता है। इसका आप सभी लोग क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। ठीक है, मैंने इतना तुमको समझा दिया कि इसका कार्य क्या रहता है, कि कैसे ये वर्क करेगा, आपके पास में क्या क्या रहेगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने तुमको बता दिया कि हृदय क्या होता है, कि यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कोशिकाओं के संपर्क में जो विशेष प्रकार की हृदय पेशियों से बना रहता है। ठीक है, जो जीवन पर्यंत रुधिर का परिसंचरण करता है। और हृदय एक पंप की भांति कैसे कार्य करता है कि हृदय में जब रुधिर जाता है तो ये दाब लगा करके पूरे बॉडी में इसको क्या कर देता है, भेज देता है, पूरी बॉडी को संकुचित कर देता है, पूरी बॉडी में इस रुधिर को भेजता है आकर के। एक बार जब ये बंद होता है तो संकुचन करता है, फिर ओपन होता है तो इसको हम शिथिलन बोलते हैं आकर के। यह क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, प्रकुंचन और शिथिलन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बोल रहा है तुमसे, ये हो गया हृदय वाला हो गया। कह रहा है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी होती हैं, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैंने कहा था स्थायी विधियों के लिए नसबंदी आपको याद रखना है। ठीक है, ये स्थायी विधियां थी, याद है ना। मैंने पीछे वाले सेट में ये पूरा मैंने तुमको विधिवत समझाया था, दोबारा मैं तुमको नहीं समझाऊंगा यहाँ पर। फिर कह रहा है कि जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए कि जैव विकास क्या हमारे पास में है। जैव विकास की मूलभूत संरचना आपको बतानी है कि जैव विकास क्या होता है। ठीक है, तो जैव विकास कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अभी तुमको समझा रहे हैं। पूरा जीवन की उत्पत्ति या जैव विकास बहुत ही आसान है, जैव विकास। ठीक है, देखो भैया, जैव विकास की मूल संकल्पना क्या होती है। पहली चीज़ ये बताओ कि जैव विकास की परिभाषा किस किस को आती है, किसको पता है कि जैव विकास क्या होता है। जैव विकास, जैविक विकास,
इसकी परिभाषा बताओ और इस पर किसने निर्णय लिया था, ये आप बताएंगे आकर के। ठीक है, डार्विन ने बताया था कि किसने बताया था? डार्विनवाद ने बताया था ना। तो डार्विन ने इसकी मूलभूत संकल्पनाएं दी हैं। किसने दी हैं? डार्विन वैज्ञानिक का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, जैव विकास क्या होता है? सरल संरचना वाले जीवों में आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। ठीक है, जैव विकास सभी को परिभाषा आनी चाहिए। अब देखो इसकी मूलभूत संकल्पना क्या होती है। नंबर 1 पे आपको लिखना है कि जीवों में संतानु उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? जीवों में संतानु उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होनी चाहिए। तो भैया जीवों में तो समझते ही हो ना, संतानु उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता तो होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो कैसे जैविक विकास बना जा करके। ठीक है, तो ये तो आपको करना ही करना होगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे कि सभी जीवधारियों में संतानु उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। सभी जीवधारियों में संतानु उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। ठीक है, जिसके कारण उनके सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ती है। जिसके कारण उनके जीवधारियों की जो उनके संतानें होती हैं उनकी संख्या क्या होती है? बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मादा एस्कैरिस अपने जीवन काल में 2.5 करोड़ अंडे देती है। ठीक है, एक सीप एक जनन काल में 10 लाख अंडे देती है। अतः जीव अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करते हैं, जबकि इस प्रजनन दर की तुलना में पृथ्वी पर भोजन एवं आवास सीमित ही हैं। ये थी बात संतानु उत्पत्ति की। ठीक है, जीवों में संतानु उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, जैसे छगड़ी होती है एक बार में 4-5। ठीक है, कुत्ता ले लो, कुतिया ले लो, एक बार में 3-4-5 पिल्ले निकालती है। ठीक है, मनुष्यों में तो ऐसा होता नहीं है। अगर इस स्पीड से मनुष्य में होने लगे, ठीक है, तब तो तुम सोच लो फिर कि यहाँ पे अभी तो इतनी महंगाई है, आगे चलकर कितनी महंगाई होगी। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास में पड़ी है कि जीवन का संघर्ष। ठीक है, जैव विकास में जीवन का संघर्ष कैसे लिखना है आपको कि प्राणियों को भोजन, प्रकाश एवं सुरक्षित आवास की आवश्यकता पूर्ति हेतु, ठीक है, अन्य प्राणियों से स्पर्धा करनी पड़ती है। इसे जीवन संघर्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी ले लो यार, अपने पास में ले लो, अगर तुम्हें 10 रुपये कमाना है तो 10 रुपये के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कोई भी जीवन है संघर्षमय तो होता ही है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग क्या है? विभिन्नताएं तथा इनकी वंशागति। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे विभिन्नताएं तथा वंशागति। इसमें क्या लिखोगे कि प्रकृति में प्रत्येक जाति के जीवों में विभिन्नताएं मिलती हैं। क्या मनुष्य में नहीं विभिन्नताएं हैं? सब में विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो चाहे मनुष्य हो चाहे तुम्हारे पास में जानवर हो, विभिन्नताएं तुमको सब में मिलेंगी आकर के। ठीक है, तो प्रकृति में प्रत्येक जाति के जीवों में विभिन्नताएं मिलती हैं। इनकी विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। ऐसे जीव जिनमें से विभिन्नताएं वातावरण के अनुकूल के कारण उत्पन्न होती हैं वे जीवित रहते हैं, और हानिकारक विभिन्नताओं वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। ये विभिन्नताएं संतानों में वंशागत हो जाती हैं, जिससे वे अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तुम्हें सिर्फ टॉपिक लिखना है। हेडिंग डालो, लिख दो, उसके अंतर्गत जो भी समझ में आए लिख देना है तुम्हें। फिर आता है नंबर 4 पे कि प्राकृतिक चयन हम कैसे करते हैं। तो जीवित रहने के लिए जीवों में संघर्ष होता है। इसमें जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं, अन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अतः प्रकृति में श्रेष्ठ व अनुकूल जीवों का ही वर्ण होता है। डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन कहा था। डार्विन ने इसको कहा था कि प्राकृतिक चयन होता है। ठीक है, प्राकृतिक चयन। ठीक है, कि मौसम पता लगा ठंडा है बहुत और उसको नहीं सहन कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है मर जाएंगे। ठीक है, तो इनको प्रकृति के अनुसार अपना रूप और रंग सब कुछ क्या होना है, ढालना पड़ता है। ठीक है, कि प्रकृति में हम कैसे रहें। जैसे जाड़ा आने लगता है तो हम लोग स्वेटर, रजाई, कंबल उम्बल सब निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये ना होता तो शायद हम लोग जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि प्रकृति के अनुसार फिर हम अपनी को नहीं ढाल सकते हैं तो मरना तो निश्चित ही है। ठीक, उसके बाद में आज आ जाता है कि नई जातियों की उत्पत्ति को हम कैसे बढ़ाएंगे आकर के। ठीक है, तो डार्विन के अनुसार विभिन्न पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है। साथ ही साथ संतान में भी कुछ विशेष लक्षण या विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ पीढ़ियों के बाद लक्षणों तथा विभिन्नताओं की वंशागति इतनी स्थायी हो जाती है कि संतानें अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाती हैं, पड़ोसियों की लड़कियों से भिन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पास में। अगला क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, लास्ट में आपके पास में फोटो मैंने डाल दी है बना करके कि पाचन तंत्र क्या होता है। आपको सिर्फ और आपको सचित्र वर्णन कर देना है। पाचन तंत्र मनुष्य में जो आहार नाल वगैरह होती हैं उसी के बारे में थोड़ा सा बहुत आपको बता देना है कि पाचन क्रियाएं क्या होती है, यकृत क्या होता है, लिवर, अरे दुनिया का जो भी समझ में आता है वो आपको लिखना है।
फिलहाल आपको चित्र बनाना होता है मनुष्य में पाचन तंत्र का। जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा वही है आपके पास में मनुष्य के पाचन तंत्र का। उसको स्टॉप करके आप चित्र बना लेंगे। जो जो जैसे मैंने लिखा है उसको आपको लिख लेना है। आपकी क्लास मतलब ये आपका सेट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट सेट आपको अगले दिन मिलेगा अगर कि वो फिर होगा आपके पास में फिजिक्स का। किसका सेट होगा आपके पास में? फिजिक्स का, कि दुनिया आपके साथ हो ना हो। ठीक है, मेरी बात को ध्यान किया करो कि दुनिया आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आप अपने साथ जरूर हों। आप अपने साथ जरूर होने चाहिए। दुनिया का क्या है, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, कोई फलाना है कोई डिमका है। ठीक है, तुमको दुनियादारी से मतलब नहीं रखना है। तुमको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। पढ़ते रहो, पेपर बहुत नज़दीक हैं। 13 तारीख आज हो गई है, 3 दिन बचे हैं। हिंदी का पेपर आपके पास में, आपको जी जान लगा करके मेहनत करनी है। ठीक है, और मैं आपको लेकर के आऊँगा शाम को एक बहुत ही बढ़िया सेशन जिसमें मैं बताऊँगा कि आप परीक्षा की तैयारी कैसे करें इन कम दिनों में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।